नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण तो यह विषय था कि मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले कल आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया और जैन के जेल जाने की वजह से दो नए मंत्रियों को अपने दिल्ली सरकार में समाहित किया है। मतलब सत्येंद्र जैन का जो मंत्रालय अब तक वो जेल से चला रहे थे, अब उसको मनीष सिसोदिया के जाने के बाद उनको मजबूरी में त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने ये कहलवाया भेजा मनीष सिसोदिया के माध्यम से कि भाई जो सीडी तेरे पास है वो सीडी मनीष के पास भी है, तो तुम लोग दूसरे लोग आपस में सीडी खेलते रहो और हमें बख्शो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिस तरह से जैन का मसाज का व्यवस्था किया है, हम आपके भी सुखों का व्यवस्था करेंगे, आप हम पर भरोसा रखिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन हमने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि अब देश की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल ड्रामेबाज है और वो ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं करता। केजरीवाल की वर्षों की मांग पूरी हुई, मनीष सिसोदिया से उसका पाला छूटा। अब एकमात्र संजय सिंह रह गए हैं, उनको भी किसी न किसी मामलों में निपटा दिए जाएंगे। अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि संजय सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार किसी न किसी मामले में लटक रही है। खैर, मेरा आज का विषय है कि आप लोग हर जगह देख रहे होंगे, टीवी पर, व्हाट्सएप पर, अब तो समाचार चैनलों पर भी लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी लोकतंत्र को नष्ट कर देगा, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा वगैरह बात खूब जोर शोर से चल रही है। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र खतरे में क्या कुछ लोगों के जेल जाने से, कुछ लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होने से, कुछ लोगों के घोटालों के खुल जाने से 135-40 करोड़ लोगों का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? या ये जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं वो स्वयं को ही लोकतंत्र मानते हैं कि भाई वो है तभी लोकतंत्र है, अगर वो नहीं है तो लोकतंत्र देश में है ही नहीं है। मतलब लोकतंत्र की मेन धुरी वही लोग हैं जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, जिसके वजह से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। इन सब विषय पर जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बेईमानों की बेईमानी खतरे में है, दलालों की दलाली खतरे में है, घोटालेबाजों की घोटाला खतरे में है। असल में खतरा उनके ऊपर है और वो आपको आगे रख करके, आपको ढाल बना करके खुद की बेईमानी को ढकने का काम कर रहे हैं। मित्रों, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा रहा है। ताजा गणित के अनुसार, ताजा गणना के अनुसार शायद हम लोग 140-45 करोड़ हो गए हैं। अगर ये रेहानिया और बांग्लादेशियों को जोड़ दिया जाए तो हम लोग 150 करोड़ हो गए। मतलब हमारे देश में अंदाज के मुताबिक 10-20 करोड़ रेहानिया और बांग्लादेशी और अवैध लोग हैं जिनका राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड नहीं बना है और वो गिनती में नहीं आते। 150 करोड़ लोगों में मान लो हमारे अपने लोग 30-35-40 करोड़ तो होंगे, बाकी अवैध 10-20 करोड़ होंगे, उनको हटा भी दिया जाए, लेकिन वो सबसे पहले हमारे अपने हैं, क्योंकि उनका ही अपना इस देश के राजनीतिक दल मानते हैं। वो मुद्दा एक अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। मित्रों, इस 130-35-40 करोड़ मान लेता हूं, 140 करोड़ लोगों वाले इस देश में एमपी कितने हैं? 550। राज्यसभा का मिलकर के 800 कुछ एमपी हैं। 800 हारे हुए मान लीजिए, 2000 मान लेते हैं जीते हारे और कुछ निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हुए, और करीब 2-4-5 हजार रुपये में, मतलब आप 10-20 हजार मान लीजिए। हारे एमएलए, जीते एमएलए, पूर्व एमएलए 30 हजार मान लीजिए। कुल मिलाकर के हमने लमसम 50 हजार मान लिया। इससे ज्यादा तो नेता इस देश में नहीं है। 50 हजार हम मान लेते हैं कि 50 हजार के 50 हजार करप्ट है, बेईमान है, घूसखोर है, और इन सब के विरुद्ध अगर ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई हो जाए तो ये 50 हजार जेल में चले जाएंगे। तो क्या 140 करोड़ के देश में अगर 50 हजार लोग जेल में चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पता चलेगा इस देश को कि कुछ हुआ है? अगर ये 50 हजार लोग किसी भूकंप में मर भी जाए, किसी बम विस्फोट में एकदम साफ इनका समूह नष्ट हो जाए, किसी
ऐसे खतरनाक घटना में इन सब का, जिस तरह से सतीश कौशिक रात में गए, उनका दुखद देहांत था। मैं उनके मौत का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कल तक वो होली खेल रहे थे और रात में काल के गाल में समा गए और वो हम सबको दुनिया से छोड़ के चले गए। हम ये मान ले कि 50,000 लोग इसी तरह से बेमौत मर भी गए, तो इस देश की आबादी पर, आजादी पर कुछ फर्क पड़ेगा? यही आपको समझाना था कि क्या मनीष सिसोदिया का जेल जाना पूरे लोकतंत्र में 140-45 करोड़ लोगों को जेल जाना हुआ? अरविंद केजरीवाल अगर कल को जेल जाता है, लालू प्रसाद यादव दोबारा जेल जाते हैं, उनका बेटा, उनका परिवार अगर जेल जाता है, तो क्या इस 40-50 करोड़ लोग सारे के सारे लोग जेल में मान लिए जाएंगे, जेल चले जाएंगे? यह बात आपको बताने की जरूरत है। और आप इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस देश में लोकतंत्र खतरे में ही दिखता हुआ प्रतीत होगा और वाकई खतरे में रहेगा। आपको घटना सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं, लालू प्रसाद की बेटी ने कहा है कि अगर पापा जी को परेशान किया जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वही लड़की का ट्वीट आया था जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट का ड्रामा हुआ है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, उन्होंने लालू जी को किडनी दिया है। वो खैर बाद में पता चल गया। मैंने पहले दिन कहा था कि उसको राजनीति में लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है, लालू जी उसको राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं और ये किडनी का दिखावा और ड्रामा कर रहे हैं ताकि सारा मीडिया में आवे और लोगों को पता चल जाएगी कि ये रोहिणी आचार्य कौन है। अब वो क्यों यह ट्वीट कर रही है उसका मतलब जान लीजिए। लालू परिवार पर एक इल्जाम है कि लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन ली है। मैं मान लेता हूं 1% की एकदम झूठ बात है, बेईमान है, गलत है। एक आकंठ भारतीय जनता पार्टी या तब की कांग्रेस पार्टी जिसके लालू प्रसाद यादव साझेदार थे, झूठ बोल रहे हैं। लालू जी एकदम गंडक नदी के नहाए हुए शुद्ध आदमी है, गंगाजल के धुले हुए, उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं किया। तब लालू प्रसाद यादव को बताना पड़ेगा कि भाई वेटरनरी अस्पताल के चपरासी वार्ड के 10x10 के कमरे में 10 लोगों का रहने वाला परिवार आज देश नहीं छोड़िए, पटना राजधानी में 10 से भी ज्यादा बंगले, फार्म हाउस और आलिशान प्रॉपर्टीज उनके पास है। राजधानी पटना में देश भर में जोड़ देने पर तो सैकड़ों हो जाएगी। कहां से आया, कौन सी नौकरी करते थे, विधायक के रूप में आपकी तनख्वाह क्या थी, सांसद के रूप में आपकी तनख्वाह क्या थी, मंत्री के रूप में आपकी तनख्वाह क्या थी, सारा तनख्वाह जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए कि आपने कोई भोजन नहीं किया, तब से कम एकादशी व्रत में रहे, कोई खाना पीना आप और आपके 10 बच्चे नहीं किए, तभी पूरा तनख्वाह जोड़कर कितना रुपया होता है? उतना रुपया का तो हेलीकॉप्टर का किराया लग जाएगा जिसमें आपका बेटा जन्मदिन मना रहा था। यह बात आप बता दीजिए कि कहां से आया है। हम मान लेंगे कि आपने कोई बेईमानी नहीं की है, मोदी जी और मनमोहन सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के आपको फंसाया है। आपको तो ये फंसाने उसाने की बातें नहीं करनी, आपको आके कह देना है कि भाई साहब देखिए ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी का लिस्ट है ये है और कमाई का लिस्ट ये है और हम ये किए हैं। क्योंकि मुझे जहां तक याद है और आप सब लोगों को भी याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने LLB LLM की पढ़ाई की थी इन कॉलेज पटना से। पढ़े लिखे आदमी है, वो अनपढ़ होने का दिखावा करते हैं, आदमी पढ़े लिखे हैं और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई नौकरी का आवेदन कभी नहीं किया। कभी वेटरनरी अस्पताल के जिस चपरासी वार्ड में रहते थे उसमें उन्होंने चपरासी की भी नौकरी नहीं की। चपरासी की नौकरी उनके भाई करते थे। लालू प्रसाद यादव ने कोई नौकरी नहीं की, तो जब नौकरी नहीं की तो कोई वेतन नहीं मिला होगा। अब वो आकर के सांसद बने सीधा, तो सांसद सदस्य के रूप में उनको वेतन भत्ते और सुविधाएं मिली होगी। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के रूप में उनको सुविधाएं मिल रही होगी। उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने, रेल मंत्री जिसका गुमन का घोटाला उनके ऊपर चल रहा है। इन सब चीजों को जोड़ करके लालू प्रसाद यादव बता दे कि उनके टोटल आमदनी कितनी थी और अभी उनके पास संपत्ति कितनी है और कहां से आई है। CBI वाले के मुंह पर तमाचा होगा। फिर लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी के चंद्रशेखर राव की बेटी को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि दक्षिण भारत के व्यवसायी दिल्ली में शराब क्यों बेच रहे हैं। पूरा भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक एक ही भारत है, एक ही भारतवासी है और किसी को भी कहीं पर बिजनेस व्यवसाय करने का छूट है, अधिकार है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर राव के बेटी को बताना पड़ेगा कि भाई उनको दिल्ली शराब
कि घोटाले में नाम क्यों आ रहा है, आखिर उनका मतलब क्या था। तेलंगाना का तो मामला है नहीं, आंध्र का मामला है नहीं, उधर सुदूर साउथ का मामला है नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में शराब व्यवसायियों से आपका किस तरह का लेना देना था, और उस लेना देने के विषय में सीबीआई आपसे पूछ रही है, तो आप लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। मतलब क्या पूरा लोकतंत्र आप और आपके बाप है? मतलब आपके और आपके बाप पर कोई प्रश्न लग दिया जाए तो पूरा का पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और जब तक आपसे ना पूछा जाए तब तक कोई नहीं बता सकता कि अरबों की संपत्ति आपके पास कहां से आ रही है, जहां से दारू, मुर्गा और बेपनाह धन बांटा जा रहा है आपके राज्य में। कहां से पैसा आ रहा है? कोई पेड़ लगा रखा है, कोई छपाखाना है, या कोई प्रिंटिंग वाला टकसाल मिल गया है आपको जिसके पता आप नहीं बता पा रही हैं। यह बात आपको बताना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल रोज रोज ट्वीट करता है कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। मैंने भारत का संविधान पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक नहीं पढ़ा है, ना ही रट लिया है, और ना ही मैं ये दावा कर सकता हूं कि पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक कंठस्थ याद है मुझे संविधान का किसी पेज का पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ये मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा, लेकिन एक दावेदारी मैं बिल्कुल मतलब पूरे होशो हवास में और अपने समझबूझ से कर रहा हूं कि उस पूरे पन्ने में कहीं यह नहीं लिखा होगा कि अगर आप विपक्ष के राजनेता हैं तो आपको घोटाला करने की छूट है, सीबीआई आप पर छापा नहीं मार सकती, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। यह तो मुझे मालूम है, यह जरूर नहीं लिखा होगा। तो अगर भारत के संविधान में लिखा ही नहीं है और संविधान के अंतर्गत आप पर कार्रवाई हो रही है, तो संविधान खतरे में कहां से पड़ गया? भाई संविधान को तो आप खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप घोटाला करें, और आपने घोटाला किया मतलब संविधान को तो आपसे खतरा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप नौकरी के बदले जमीन ले लेंगे, नौकरी के बदले घर ले लेंगे, नौकरी के बदले में कितने लोग और कुछ ले लेते हैं जो मैं टीवी पर नहीं कह सकता। तो यह इस वजह से संविधान में खतरे में पड़ रहा है। तो संविधान को खतरे में आप डाल रहे हैं कि आपके वजह से संविधान खतरे में है, कि संविधान के खतरे से आप खतरे में? यह सब बातों का जवाब आम जनता को इसलिए नहीं पता चल पाता क्योंकि वो नशे में है। किसी को गरीबी का नशा है, तो किसी को मजबूरी का नशा है, तो किसी की बेटी का ब्याह समय पर नहीं हो रहा है उसका नशा है, किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली उसका नशा है, किसी ने घर का ईएमआई दिया है, रोज रोज रेपो रेट बढ़ने की वजह से उसका ईएमआई ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट बीट की तरह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, उसको उसका नशा है। शांत चित्त मिजाज तो किसी का है नहीं, और अगर किसी का शांत चित्त मिजाज है तो उसको आपने अगली पिछली ऊंच नीच जाति पाति और क्षेत्र समाज समुदाय अब तो पुरुष और महिला में बांट दिया। अगर सब कुछ से कोई मुक्त हो तो भाई घरवा में अपने पत्नी के साथ ही सोएगा ना, भाई बहन साथ ही घर में रहेंगे ना। तो जब भाई बहन साथ में रहेंगे तो आपने वहां भी भेद डाल दिया कि अब की बार चुनाव तू लड़ेगा कि मैं लड़ूंगा, महिला आरक्षण तो आगे मैं लड़ूंगी, चूका चलो तू ना। तो इसलिए से लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इन बातों को जिन्हें समझ में आ रहा है उन लोगों को कहना चाहिए, उन लोगों को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए और इस विषय पर जवाब भी देना चाहिए जो लोग लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र खतरे में आपसे है या आपने लोकतंत्र को खतरे में डाला है, यह बात तो आपको बताना पड़ेगा। मित्रों, एक चीज जब तक हम जनता के तरफ से नेताओं से नहीं पूछा जाएगा तब तक इन लोगों को यह समझ आता रहेगा कि यार शायद मैं जो कह रहा हूं वो राकेश परमार के गले के अंदर जा रहा है, क्योंकि राकेश परमार ने इसका विरोध नहीं किया। अगर इसको समझ होती तो विरोध कर लेता। विरोध नहीं कर रहा है मतलब जो मैं कह रहा हूं वही सही है और इसको यही लग रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, विनम्र निवेदन है कि आप इन सब चीजों पर रिएक्ट करें। जब नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उसको कहे कि एक चीज बता, इस देश में 1000, 2000, 5000 नेता होंगे जिनके ऊपर करप्शन की कार्रवाई हो रही होगी, तो 5000 लोगों पर कार्रवाई होने से पूरा 140-50 करोड़ लोगों का लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ गया? बेईमानी तूने किया तो संविधान को तुमसे खतरा है कि संविधान खतरे में पड़ गया तेरे ऊपर बेईमानी के केस डालने से? जिस दिन आप ये प्रश्न पूछ लेंगे उस दिन आपको इस प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा कि आखिर बिहार में विद्युता मतलब चौवे पर विद्युता है, मतलब अगर इंच इंच पर विद्युता भरा हुआ है, जहां खोदेगा ना वहीं से IAS IPS विद्वान मिलेगा। लेकिन उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन था जिसने यही पता नहीं था कि अंगूठा दाएं हाथ का लगाते हैं कि बाएं हाथ का लगाते हैं। सचिव बार बार समझाता था कि आप महिला है आप दाहिने हाथ का लगाइए, पुरुष बाएं हाथ का लगाता है।
और अब जो मुख्यमंत्री होने की दावेदारी दे रहा है वो 8वीं में 8 बार फेल है, 9वीं पास नहीं कर पाया, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी दे रहा है क्योंकि आपको उसने लोकतंत्र खतरे में डालने के मसाले में उलझा दिया है। और अब लोकतंत्र खतरे में है आपके वजह से, और आप उसी को चिंतित हो रहे हैं कि यार लोकतंत्र खतरे में है, जल्दी से 8वीं में 8 बार फेल को वोट दे दीजिए ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाए। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएगा लोकतंत्र उस दिन खतरे में खत्म हो जाएगा। इन सब विषयों पर जब तक आप विचार नहीं करिएगा तब तक लोकतंत्र अवश्य खतरे में पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आम जन को इस बात का भरोसा हो जाएगा कि यार इस लोकतंत्र का क्या मतलब, जो आता है पहले वाला 100 करोड़ लूटा था, दूसरा वाला 1000 करोड़ लूट गया, तीसरा वाला तो उसका भी बाप निकला। जिस दिन यह विचार लोगों के मन में बैठ जाएगा लोकतंत्र असल में तभी खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा देश के लोग कहीं भी लीस्ट मात्र भी कोई लौ टिमटिमाती हुई भी देखती है ईमानदारी का, तो हमारे सारे लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल उसका ताजा उदाहरण है। केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मैं बदले हुए राजनीति करूंगा, सीट खाली छोड़ दूंगा लेकिन बेईमान को टिकट नहीं दूंगा। और जब बाद में पता चला कि जो दिल्ली में 70 टिकट दिया वो 17 को 70 बेईमान है, एक भी ठीक ठाक नहीं है, तब लोगों को भरोसा टूटा, लोकतंत्र तब खतरे में पड़ेगा। जब लोगों को पता चलेगा कि पंजाब में जिस आदमी को उसने वोट दिया वहां पर अब खालिस्तान रूल करने लगा है, यह जिस दिन लोगों के मन में आ जाएगा लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि उससे पूरा पंजाब प्रभावित हो रहा है और पंजाब में हो रहा है घटनाओं से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। जिस दिन लोगों को लगेगा कि यार लालू प्रसाद यादव, जिसको हम गरीबों का मसीहा मानते थे, गुदरी के लाल मानते थे, वो गरीब आदमी को ही नौकरी देने के लिए घर कब्जा कर लिए थे, जमीन कब्जा कर लिए थे, जोर जोरी और जमीन कब्जा कर लिए थे। यही लोकतंत्र है। जिस दिन लोगों को ये दिमाग में बैठ जाएगा लोकतंत्र सही माने में उसी दिन खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र को खतरा विपक्ष के लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई से नहीं है, लोकतंत्र का खतरा पक्ष विपक्ष दोनों लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई ना होने से है। और यही इस देश में हो रहा है। कई बार कानूनी कार्रवाई होते हुए दिखावा हो रही है, सच्चाई में कुछ नहीं होता है। उदाहरण के रूप में प्रियंका गांधी और उनके पति परमेश्वर पर आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी को कि भाई आज 8-9 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, सरकारी दामाद कह करके आप वोट मांगे हैं, 10 साल तक आपने क्या किया, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है तो आप पर केस क्यों न किया जाए झूठ बोलने का, और अगर उस पर कार्रवाई बनती है तो फिर आप पर केस क्यों न की जाए उस केस को दबाने का? कोई नहीं पूछ रहा है। वही हाल आज होगा। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मनीष सिसोदिया से निकाल लिया, वो जेल में हवा खा रहे हैं और अब उसके विरुद्ध खड़ा होने वाले सारे लोग निपटा दिए गए हैं, तो फायदा उसको होगा। यह बात जिस दिन आम जन को पता चल जाएगा लोकतंत्र खतरे में तब पड़ेगा। तो मित्रों, आप इस प्रश्न को उठाएं और इससे उस प्रश्न को पूछें, क्योंकि जब जब आप प्रश्न पूछेंगे तब तब लोकतंत्र मजबूत होगा। खतरे में तब पड़ेगा जब आप जरूरी प्रश्न की जगह गैर जरूरी प्रश्न पूछेंगे। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि मामला अत्यंत गंभीर है। अगर इस पर विचार नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, लोकतंत्र तब खतरे में पड़ेगा। लोकतंत्र मजबूत रहे, देश में उसकी जड़ें बिल्कुल गहरी रहे, कोई चाह के भी ना उखाड़ पाए, ऐसी इच्छा मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारतीय संविधान की जय।